9th क्लास 3rd चैप्टर चुनावी राजनीति। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा 3rd चैप्टर है चुनावी राजनीति। तो देख लेते हैं कि जो चुनाव है वो कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, चुनाव क्यों जरूरी है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप तेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में लोकतंत्र के अंतर्गत होने वाले चुनाव के बारे में बताया गया है। हम इस अध्याय में ये समझेंगे कि आखिर चुनाव क्यों जरूरी है, आखिर के चुनाव क्यों होने चाहिए। ठीक है भाई, चुनाव तो होने चाहिए। अगर हमको कोई ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, जो जनता के हित के बारे में सोचे, तो चुनाव होना चाहिए ताकि हम अपने प्रतिनिधि को अच्छे से चुन सके। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में ये तो कंपलसरी है। चुनाव क्यों, तो देख लेते हैं भाई चुनाव क्यों। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। हमें पता है जब हम वोट डालते हैं तो वही प्रतिनिधि आगे नेता बनते हैं और वही हम पर शासन करते हैं। क्योंकि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है और ना ही ये संभव है कि हर किसी के पास हर मामले में फैसला करने का समय और ज्ञान हो, इसीलिए प्रतिनिधियों को चुनाव किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने सारे लोग हैं तो भाई इसमें किसी को राजा बना दे। आप कैसे डिसाइड करोगे, इतने भारत की जनसंख्या आपको पता है कितनी ज्यादा है, तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे। सब लोग मिलकर बैठेंगे कि हाँ भाई इनको प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो बहुत ही जटिल कार्य है ये। इसीलिए हर हर क्षेत्र से सबका अपना अपना एक सीट होता है। जैसे लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट या फिर विधान परिषद विधानमंडल की सीट, तो सब अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। बेसिकली चुनाव इसलिए जरूरी है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। अगर कोई भी देश लोकतांत्रिक है तो वहां पर चुनाव होगा ही होगा। ठीक है, तो वो सिस्टम नहीं है राजा वाला सिस्टम। नोट, अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं, जहाँ पे कहीं हमने देखे हैं। जो देखो लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव कंपलसरी है ही, वो तो होगा ही। लेकिन ऐसे कई देश जो है वो देखे गए जहाँ पर लोकतांत्रिक नहीं है फिर भी चुनाव होते हैं। तो लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, बिल्कुल प्रतिनिधित्व वाले चुनाव में लोकतंत्र को जरूरी माना जाता है। ठीक है ना, चूंकि चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। बिल्कुल, अगर मान के चलो कि इस बार हमने वोट डाला और वो वोट सफल रहा, मतलब वो जीत गया, हम जनता ने उसको चुना और वो जीत गया। और उस साल अगर हो सकता है कि वो 5 साल अच्छे से काम नहीं किया, वो अपने वादे हैं पूरा नहीं किया, तो उसको अगले साल तो जितवाएंगे है नहीं, वो हारेगा, सिंपल सी बात है। तो उसे हम बदल भी सकते हैं यदि प्रतिनिधि उनके अनुरूप शासन ना करे तो उसे बदल सकते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए लोकतंत्र चुनाव होना जरूरी है भैया। ठीक है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। सबसे पहले तो अगर किसी भी चुनाव को हम लोकतांत्रिक मानने के जो है वो आधार है वो क्या है, सबसे पहले तो वहां पर लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे कि मताधिकार, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, मतलब चुनाव लड़ने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो, मतलब वोट डालने का अधिकार हो। हर किसी को मत का जो समान है वो मोल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के वोट की वैल्यू ज्यादा है तो किसी की कम, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी वोट की वैल्यू क्या है, बराबर है। चुनने का विकल्प, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हैं। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव उतरने की बिल्कुल आजादी हो और वो मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करे। बिल्कुल, नियमित अंतराल पर चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नियमित मतलब तुम्हें पता ही है, हर 5 वर्षों में चुनाव होता है, तो नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूरी कराए जाने चाहिए। हर एक 5 वर्ष में होते हैं चुनाव। चुनने की स्वतंत्रता, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। ठीक है ना, लोग जिसे चाहेंगे वही जीतेगा ना भाई। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से
व्यक्ति का चुनाव कर सके। तो ये सारी चीजें है। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? क्या भैया कंपटीशन अच्छी चीज है चुनाव में? पता चले एक के उतारे और एक हमको पसंद नहीं है, तो किसको वोट डालोगे? किसी भी पार्टी का अगर प्रतिनिधि है तो दो प्रतिनिधि होंगे, जब भी तो मजा आएगा। पता चले सामने वाला खाली बीजेपी का, वही एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते, बीजेपी से कोई प्रतिनिधि खड़ा हुआ, सिर्फ उसके अपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं है और हमें वो पसंद नहीं है, तो इसमें तो बड़ा दुविधा है, कैसे चुनोगे? तो इसीलिए राजनीति प्रतिद्वंदिता या मुकाबले से संभव है। कुछ भेदभावपन पे हो सकता है, थोड़ा भेदभाव एक दूसरे के प्रति, लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और उसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होती है ना। वो एक दूसरे की बुराई करते हैं कि ऐसा नेता है, बीजेपी वाले देखा होगा तुमने, कांग्रेस वाले बीजेपी, अदर आम आदमी पार्टी, तो ऐसे इनका चलता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। एक दूसरे को नीचे दिखाते रहते हैं ताकि जो है भाई चुनाव बस जीत जाए, सत्ता पावर चाहिए हमको, पावर के सब एकदम लालची हैं। समझ में आएगी ना? जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है कुछ। चलिए भारत में चुनाव, अब भारत में देखते हैं चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ लोकसभा और विधानसभा को चुनाव हर 5 साल बाद, पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, एमसीक्यू में आएगा कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव कितने साल में होता है? 5 साल, हर 5 साल में होता है। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। 5 साल हुआ, लोकसभा भंग, ठीक है। आम चुनाव क्या होता है? सभी चुनाव क्षेत्रों में प्रत्येक 5 साल में होने वाले इस चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। हर 5 साल में चुनाव होगा, इसी को ही आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है, उस चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। मान लेते हैं भैया अपने पद पर ही कोई है, जिसको हमने चुन लिया, वो अपने पद पर ही है, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई या फिर पद खाली हो गया, इस्तीफा दे दिया, तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर जो चुनाव होगा वो उपचुनाव माना जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, तो निर्वाचन क्षेत्र तो होना चाहिए ना भाई, जहाँ पे वोट डालेंगे। निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उसको क्या बोलते हैं? संसद सदस्य। भारत में प्रत्येक राज्य को उनकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बनता गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक बोला जाता है। देखो मैं बताता हूं आपको, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकसभा के सदस्यों को सांसद बोला जाता है, और भारत में जो राज्य में जो विधानसभा की सीटें होती है उस पर कोई चुनाव लड़ता है तो उसको विधायक कहते हैं। सिंपल है, ठीक है, ठीक है। एमएलए, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र होता है लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, तो उसमें भी कई विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। नोट, प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक पंचायत जो है वो कई वार्डों में बढ़ जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया लोकसभा, फिर उसके नीचे विधानसभा मतलब विधायक, फिर उसके नीचे आओगे तो पंचायत सभा, फिर उसके नीचे वार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, तो भैया हम निर्वाचन क्षेत्र भी जो है उसमें भी आरक्षण देते हैं, जैसे कि SC ST OBC। हमारे संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, जो कुछ क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए आरक्षित है, ठीक है। एक SC समुदाय के लिए आरक्षित है, ठीक है, रिजर्वेशन है, ठीक है ना, SC और ST के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई अन्य बंदा नहीं लड़ सकता है, ठीक है ना। अभी लोकसभा की 84 जो
सीट है वो अनुसूचित जातियों के लिए क्या है, आरक्षित है। और इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है और लोकसभा में इनकी संख्या 47 के आसपास है। ठीक है, ये याद रख लेना। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट जो है रिजर्वेशन है। ठीक है, आरक्षित है। ये सेम पूरी आबादी में इन कमजोर समूह के हिस्से के अनुपात में है। ठीक है, ये एक तरह से रेशो है। बाद में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हर चुनाव पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में कर दी गई। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई। ठीक है ना, 1/3 महिलाएं कहाँ, किसके लिए, तो महिलाओं के लिए। कहाँ पर, शहरी स्थानीय निकायों में। ठीक है, ग्रामीण शहरी दोनों में ही 1/3 सीट जो है महिला के लिए आरक्षित है। उसके बाद अगर बात करें मतदाता सीट, मतदाता सूची, तो मतदान करने के लिए योग्यता रखने वाले की सूची मतदाता सूची कहलाती है। अगर भाई वोट डालोगे तो उसको भी तो तैयार करना है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार का जिम्मेदारी है। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिस किसी एक का बोर्ड कोई दूसरा ना डाल दे। ठीक है, एक कोई वोट हो गया, यहाँ पर वोट होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है, दूसरा ना डाल दे। मतदान के लिए इस कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अनिवार्य है। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप इन दोनों आईडी से भी आप वोट डाल सकते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी संतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, कोई अपराधी है, कोई दिमाग से असंतुलन है तो उसको रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास परिस्थितियों में ही होता है। ठीक है, उम्मीदवार का नामांकन, जो आप चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम कितना, उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम कितने एज चाहिए भाई, तो न्यूनतम हमें चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, क्या चाहिए, उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है, तो कुछ पैसे भी देना पड़ते हैं भाई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली की शुरुआत हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ विवरण देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है ना, वो अपने बारे में बताएगा। उसके बाद प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण, मतलब वही बताएगा अपने, जैसे कि वैधानिक घोषणा की, जैसे भाई उसमें कितनी संपत्ति है, क्या नहीं है, सारी चीजें वो बताता है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले के बारे में विवरण कि तुम्हें देना पड़ेगा भाई, तुम्हारे ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। उम्मीदवार उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा सारा कुछ देगा। उम्मीदवार के जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी के चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी मनोरंजन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। तो कहते हैं ना कि भैया टिकट मिला है क्या, इस बार इसको टिकट मिल गया, इस बार इसको टिकट मिला, कहते हैं ना। ट्रेंड जब चुनाव आता है तो कैसे ये सब ट्रेंड में ज्यादा चलता है। चुनाव अभियान, चुनाव लड़ोगे बिना अभियान के तो चुनाव जीते नहीं सकता कोई। ठीक है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के चुनाव होगा ही चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसीलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी लाएगी, इस बारे में स्वतंत्र व खुली चर्चा चुनाव अभियान के दौरान ही की जाती है। देखते हो ना, मैनिफेस्टो, हमारा ये काम है, हम ये करेंगे, हमें वोट देना, हम 1000 रुपए फ्री देंगे, हम इतना पैसा फ्री में बांट देंगे।
हम घर भर देंगे पैसा से, ये सारी चीजें वादे ही चलते हैं, बल्कि मतलब सब झूठ है। सभी पार्टियां और उम्मीदवार को उचित समान अवसर मिले, इसके लिए चुनाव के कानून अनुसार कोई भी पार्टी उम्मीदवार ये सब काम नहीं कर सकती। जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टी और उम्मीदवारों को उचित और समान अवसर मिले, है ना। इसके लिए चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी पार्टी उम्मीदवार ये सब काम नहीं कर सके, जैसे कि मतदान का प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, है ना। देखा है ना तुमने, चुनाव से पहले कितना कुछ चलता है, पैसे देते हैं कि भाई वोट मुझे ही देना, ऐसा भी चलता है ना। आपको तो खैर सब कुछ पता ही होगा। धमकी भी देते हैं क्या? धमकी का तो सुना नहीं, हो सकता है गांव वगैरह में चलता हो ये सब, नहीं दोगे वोट तो उठवा लेंगे। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना कि हम ये हूँ, तो आजकल तुम्हें पता ही है कौन सा ट्रेंड, कौन सी पार्टी ट्रेंड पर है। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, है ना, तो ये बिल्कुल भी भाई मनाही होती है कि तुम चुनाव अभियान करो, लेकिन सरकार का कुछ भी संसाधन इस्तेमाल मत करो, ठीक है। यानी कि एकदम नीले बत्ती का कार से हम वोट मांगने चले गए हैं। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा के चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना, ठीक है ना। लोकसभा में 25 लाख, इससे ज्यादा नहीं, 10 लाख विधानसभा में, इससे ज्यादा नहीं, याद रख लेना, ठीक है। चुनाव लेकिन फिर भी इससे ज्यादा ही होता है। आपको ग्राउंड लेवल पर तो कुछ और ही रिपोर्ट है हमारे देश में, आपको पता ही है। चुनाव प्रचार के आदर्श आचार संहिता के अनुसार इसमें उम्मीदवार और पार्टियों को निम्नलिखित कार्य करने की मनाही होती है बिल्कुल। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग बिल्कुल मना होता है भाई, कि तो मंदिर गए और वहां पर सरकारी वाहन, विमान या अधिकार का चुनाव में उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ना तो सरकारी वाहन लोगे, ना कोई अधिकारी लोगे, कि तुम्हें कोई अधिकारी तो ना देंगे चुनाव अभियान में ये प्रचार करने के दौरान। चुनाव के अधिक अधिक घोषणा हो चुनाव की जो भी हो, अधिक घोषणा हो जाने के बाद, मतलब कि एकदम डेट अगर घोषणा हो जाता है, मिसप्रिंट है ये, घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोग को सुविधाएं देने वाले फायदे नहीं कर सकती, है ना। कोई भी शिलान्यास, ये सारी बड़ी जो नीतिगत फैसले वो नहीं कर सकती है। मतदान केंद्र अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल, तुम्हें पता है स्कूल में तो होता है, हम लोग वोट डालने जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, सरकारी इमारत में बना होता है जहां पर जाकर हम वोट डालते हैं। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को ही विजय घोषित किया जाता है और फिर वो मनमानी करेगा। चुनाव में होने वाली जितनी भी गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, उसकी निम्नलिखित है, जैसे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने, असली नाम को गायब कर दिया, होता है कभी? हाँ, होता तो है भाई, हमें पता है। शासक दल के द्वारा सरकारी सुविधाओं, अधिकारियों का दुरुपयोग किया जाना, बिल्कुल करते हैं ऐसा। अमीर उम्मीदवार और बड़ी पार्टियों के द्वारा बड़े पैमानों पर धन खर्च करना, बहुत दबा के धन खर्चते हैं बाबू, पैसा एकदम लुटाते, देखते हैं, हमें पता है कौन सी पार्टी ऐसा करते हैं, हमें तो पता है, लेकिन बोलेंगे नहीं। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, ये सारी चीजें भी होती है। स्वतंत्र चुनाव आयोग का होना, कैसा होना? स्वतंत्र होना, जो किसी के पक्ष में ना हो। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका समान ही आजादी प्राप्त है भैया, न्यायपालिका और स्वतंत्र चुनाव दोनों एक के है, पावरफुल है दोनों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पहला क्वेश्चन ये एमसीक्यू में आ सकता है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है देख लेते भैया। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव नतीजे की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया का संचालन, हर पहलू के निर्णय लेता है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग ये करता है, चुनाव करवाना, चुनाव का रिजल्ट देना, है ना, मतदाता सूची तैयार करना, ये सब, ठीक है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। इसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों की पार्टियों को क्या देती है? सजा देती है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार का तीसरा दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार के द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या फिर अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। अगर कुछ भी भैया मिस्टेक हुआ तो बस चुनाव आयोग एक्टिव हो जाती है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर सीधा निर्वाचन आयोग, जितने भी तुम्हें दिखता है ना
ड्यूटी वाले चुनाव में, वो सब किसके नियंत्रण में है? निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कुछ मतदान केंद्रों पर पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो वहां फिर से मतदान का आदेश देता है। देखो चुनाव अधिकारियों को कितना पावर है, ठीक है। तो ये सब चुनाव निर्वाचन आयोग के कार्य है, ठीक है। चुनाव में लोगों की भागीदारी देख लेते हैं। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का तरीका है। चुनाव में लोग उत्साह के साथ भागीदारी करते हैं ना, जैसा लगता है जैसे कि कोई त्योहार हो, फेस्टिवल है या नहीं। देख लेते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बताया जाता है कि पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका लोकतांत्रिक देशों में मतदान की प्रतिशत गिरा है। भारत में बल्कि स्थिर रहा या फिर उससे ऊपर गया, ठीक है। स्थिर रहा या फिर वो ऊपर गया, कम कभी नहीं हुआ, ठीक है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब और निरक्षर कमजोर लोग ज्यादा संख्या में वोट डालते हैं। सोचते हैं बेचारे कुछ ऐसा बदलाव हो जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का भाई इंपॉर्टेंस तो है, चाहे कोई भी हो, वोट की इंपॉर्टेंस तो है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या है भाई? अगर चुनाव पारदर्शिता होना चाहिए, नहीं तो इसके लिए कुछ संघर्ष तो होती है, कुछ चुनौतियां तो आती हैं। भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र व निष्पक्ष होता है, हमें पता है। जैसे कि धन, ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे ये कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से मजबूत रहती है, ठीक है। अब ये ज्यादा पैसे लुटाएंगे, ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो जीतने की संभावना तो होगी, लेकिन ये भी गलत है, ठीक है ना। आप फिर भी क्या कर सकते हैं? बाहुबली, देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों को टिकट पाने में सफल हो जाते हैं ना। जो बहुत गुंडाई करता है ना, उसको ही टिकट मिलता है, हम देखते हैं, ठीक है। आप लोग भी तो जानते ही हो। परिवारवाद, अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवार के जो है उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पाए जाते हैं। लोग अगर किसी के रिश्तेदार में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है तो फिर तो एमएलए का टिकट या फिर लोकसभा सांसद की टिकट तो मिल ही जाती है। बेहतर विकल्प ना होना, अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां व्यवहार कमोबेश एक समान होते हैं। पता चले भाई दोनों पार्टी हैं, मान लेते। अगर मान के चलो तुम्हें दोनों ही पार्टियां पसंद नहीं है तो किसको वोट डालो? ये थोड़ा एक डिसीजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। बड़े दल तो ठीक है यार, काम चल जाता है, लेकिन बेचारे जो छोटे दल होते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो चैप्टर हो गया वाला खत्म।